जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से खोटा किंग ऑफिशियल पे। आज के सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं झारखंड लोक सेवा आयोग मुख्य परीक्षा 2022 में ये परीक्षा हुई थी। 7 to 10th जेपीएससी संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा के प्रश्न पत्रों को आज हम लोग देखने वाले हैं। खोटा भाषा एवं साहित्य की ये पेपर 2 है और जैसे कि आपको पता है कि पेपर 2 जो होता है ये 150 अंकों का होता है और इसके लिए जो आपके पास समय होता है वो 3 घंटे का समय होता है। बाकी के इंस्ट्रक्शन और दिशा निर्देश आपने तो अच्छे से पढ़ रखा है कि कैसे कैसे सवाल जो वो आपको हल करने, कितने सवाल हल करने हैं। सीधे हम लोग प्रश्नों पे आते हैं, क्योंकि जब छठी जेपीएससी के सवालों को हम लोग देख रहे थे तो उसके पहले ये पूरे दिशा निर्देश को हम लोगों ने अच्छे से रीड किया था। यहाँ पे आपको पता होगा कि 2 सेक्शन में बटा हुआ होता है, तो पहले सेक्शन की हम लोग बात करते हैं। यहाँ पे जो पहला सवाल होता है ये कंपलसरी होता है, यानी आपको लिखना ही होगा इसका उत्तर। इसमें से आप जो वो कहीं किसी तरह से किंतु परंतु आप नहीं कर सकते, है ना। यहाँ पे आपको इसका उत्तर जो वो लिखना ही होता है। अब सवाल उठता है कि कितने सवाल का आंसर जो वो करना होता है। तो यहाँ पे साफ लिखा हुआ है कि हेठे उखरवल 7 सवाल में 5 सवाल एक उत्तर दे, यानी 7 सवाल है, इसमें से कोई भी 5 सवाल आपको लिखने हैं। तो यहाँ से देख लीजिए क ख ग घ अंगा च और छ, ये 7 सवाल है। 7 में से कोई भी आप 5 छांट करके आप उसका उत्तर जो वो लिख सकते हैं। प्रत्येक प्रश्न जो होता है वो 7 अंकों का होता है। टोटल ये क्वेश्चन होता है वो 35 अंकों का ये क्वेश्चन होता है, पहला क्वेश्चन। तो अगर देखा जाए तो 7 में से 5 सवाल आपको यहां से लिखने होते हैं। पहला सवाल है कि खोटा भाषा के उद्भव और विकास, उसमें से यहां पे पूछा है वो विकास के बारे में। पिछले सवाल जो बात कर रहे थे हम लोग छठी जेपीसी में, वहां पे भी खोटा भाषा के विकास के कथा संक्षेप में लिखा, एकदम हूबहू कॉपी पेस्ट क्वेश्चन है ये। छठी जेपीसी का ये क्वेश्चन कह सकते हैं कि कॉपी पेस्ट किया हुआ है। छठी जेपीसी 2019 में जो परीक्षा हुई थी, सेम टू सेम वही सवाल जो वो रिपीट कर दिया है। अगला सवाल है कि खोटा भाषा के मानकीकरण पर नोट लिखा। खोटा भाषा का क्या मानक तय हुआ है, सभी लोगों ने मिलकर के क्या इस पे विचार किया है, क्या इसका मानक है, उसको लेकर के एक संक्षिप्त में नोट लिखने के लिए यहां पे पूछा गया था। अगला सवाल है कि खोटा भाषा के विद्वान गुला के मुताबिक खोटा साहित्य के काल विभाजन करा। अब आपको पता होगा कि खोटा साहित्य का जब हम लोग काल विभाजन की बात करते हैं तो वहां पे 3 कालखंडों में जो वो मुख्य रूप में बांटा गया है। जैसे जब हम लोग इतिहास की बात करते हैं तो वहां पे प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास 3 खंडों में बटा होता है। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे भी खोटा भाषा को भी जो विद्वान हैं, खोटा विद्वानों ने, उन्होंने जो वो इसके 3 काल विभाजन के आधार पे अलग अलग कालखंड जो वो बताया गया है। तो उसके बारे में और साथ ही साथ यहाँ पे थोड़ा सा जो इशू आता है वो क्या आता है कि सभी साहित्यकारों का अपना अलग अलग मत है। कोई साहित्यकार कहते हैं कि इसका जो आदि काल है, यानी जो प्राचीन काल है, वो 1700 से स्टार्ट हुआ है। कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं यह 1800 से स्टार्ट हुआ है। कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं 1857 से इसको शुरुआत हुई है। कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं इसकी शुरुआत 1900 से हुआ है। तो अलग अलग साहित्यकारों का अपना अपना अलग अलग इस पे विचार है। तो थोड़ा सा शॉर्ट में आपको कुछ कुछ साहित्यकारों के बारे में यहाँ पे आपको कोट कर देना कि इन साहित्यकारों के आधार अनुसार से इतने तक ये कालखंड जो वो माना है। ठीक है, तो ये काल विभाजन जो वो किसके आधार पे है, तो खोटा साहित्य के आधार पे यहाँ पे काल विभाजन की बात किया गया है। अगला सवाल है कि खोटा गीते के विकास में सुकुमार जी के योगदान के बतावा। ये सवाल भी छठी जेपीसी में पूछा गया था कि खोटा गीत के विकास में सुकुमार जी का क्या योगदान है। यह सवाल भी जो वो हूबहू रिपीट किया गया सवाल है। ठीक है, वहां पे पूछा गया था कि खोटा गीते के विकास में सुकुमार जी के योगदान के बखान करा। तो सवाल, कई ऐसे सवाल होते हैं जो कि हूबहू कॉपी पेस्ट कर दिया जाता है। कुछ ऐसे सवाल होते हैं जो कि उसको छोड़ करके बाकी के जो सवाल बनते हैं वो वहां से पूछ लिया जाता है। अगला सवाल है कि खोटाएं वचन माने की हवे है, एक वचन से बहुवचन बनवे के नियम के पटतैर दे के बतवो। अब पहले तो यहां पे पूछा गया कि खोटाएं वचन कर माने की हवे, कि वचन का मतलब क्या होता है और एक वचन से बहुवचन बनाने की क्या क्या नियम है, उसमें प्रत्यय जोड़ा जाता है, किस प्रकार से एक वचन से बहुवचन हम बनाते हैं, यहां पे उदाहरण देते हुए समझाना था। तो ये संक्षिप्त में ही लिखना है, लेकिन कुछ कुछ उदाहरण को भी आपको यहां पे कोट करते जाना है कि कैसे कैसे उदाहरण भी आपको ऐड करते जाना है। विशेषण के माने बता के और भेद के पटतेर दे के लिखा। विशेषण पहले क्या है ये आपको बताना है, उसके भेद को आपको लिखना है और साथ ही साथ में कुछ उदाहरण भी आपको वहां पे दे देना है।
जब ऐसे सवाल जो वो पूछे जाते हैं आपसे। तो अगला सवाल पूछा गया, देखिए ये विशेषण और संज्ञा, ये सवाल भी नहीं, पिछले में पूछा गया था सर्वनाम के माने बता के ओकर भेद गिरावा। विशेषण भी पूछा था, लेकिन विशेषण जो पूछा था वो 10 नंबर का सवाल था, वहां पे लंबे सवालों में पूछा गया था। यहां पे जो वो 7 नंबर का सवाल जो पूछा गया है। पिछले बार जो छठी जेपीएससी में खोटा व्याकरण से सवाल पूछा गया था वो संज्ञा से, सर्वनाम से, विशेषण से और कारक से। फिर से हम लिख दे रहे हैं एक बार, संज्ञा, उसके बाद में पूछा गया था सर्वनाम, सर्वनाम इसको हम खोटा में लिखते हैं, है ना, सर्वनाम। उसके बाद में फिर पूछा गया था आपका कारक से, कारक से, और कारक के बाद में पूछा गया था विशेषण से। ठीक है, तो अगर देखा जाए तो खोटा व्याकरण भी अगर आप अच्छे से कवर कर लेते हैं, जो हम आपको कुछ कुछ नोट्स भी उसका प्रोवाइड किए हुए हैं, हालांकि इसको हम बताएंगे पूरा अच्छे से डिटेल में कि कैसे आपको लिखना है, प्रश्न अगर आते हैं तो कैसे लिखेंगे, इसका भी हम लोग करेंगे तैयारी। लेकिन अगर कहीं मोटा मोटी देखा जाए, अगर कहीं डाटा आपके पास है तो कम से कम इन सवालों का उत्तर तो आप खुद से लिख ही सकते हैं। संज्ञा, सर्वनाम, कारक और विशेषण, समझिए कि 4 टॉपिक से, और इसमें से कारक और विशेषण जो पूछा गया ये 10-10 नंबर का सवाल है, यानी 20 नंबर का सवाल यहां से पूछा है, और ये 7-7 अंकों का है, यानी यहां से ये 14 अंकों का सवाल है। तो अगर देखा जाए तो 34 अंकों का सवाल आपको केवल 4 ये व्याकरण के टॉपिक से आपके सवाल बन गए हैं। और यहां पे नंबर कटने के चांसेस जो होते हैं एकदम बिल्कुल नगण्य होता है, एकदम ना के बराबर होता है। उम्मीद किया जाता है कि अगर कहीं 7 नंबर के अगर आपने सवाल लिखे हैं, अगर अच्छे ढंग से लिख दिया जाए तो उसमें 6 तक अंक आपको मिल जाएंगे। अगर कहीं यहाँ पे इसको 10 अंकों का अगर सवाल है और इसको अगर सही तरीके से अगर कहीं उदाहरण देते हुए अगर आपने लिख दिया थोड़ा सा ढंग से, तो बता दें कि हम 10 में से आपको 8 या 9 अंक भी मिल सकते हैं। अगर अच्छे से आपने उसका उत्तर लिखा है तो 7 नंबर, 8 नंबर या तो 9 नंबर तक भी आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो यहां से बहुत कम नंबर जो वो कटने के चांसेस होते हैं इन टॉपिक्स पे। अब हम लोग आगे बात करते हैं, अगले सवाल पे आते हैं। तो यहाँ पे विशेषण के माने बता के ओकर भेद के पड़तर दे के लिखा, और फिर उसी तरह से पूछा है संज्ञा के माने बता के ओकर भेद के पड़तर लिखा। तो यहाँ पे ये दोनों चीजें जो वो लिखनी थी। अगला जो सवाल पूछा गया है, अब देखिए यहाँ से 7 सवाल था, 7 में से आप किसी 5 का उत्तर लिख दिए, 2 छोड़ दिए। फिर आता है दूसरा सवाल। दूसरा सवाल में देखिए क और ख ये 2 भाग में बटा हुआ है। ये 20 अंकों का है, 10-10 नंबर का ये सवाल है, 20 नंबर का सवाल है, लेकिन शर्त है कि जिसका क लिखेंगे उसी का ख भी लिखना होगा। ये इसका शर्त है। अगर आपने इसका क लिख दिया और दूसरे का ख लिख दिया तो आपके प्रश्न जो वो 2 काउंट हो जाएंगे। तो ऐसे में क्या होगा कि आपको लिमिटेड प्रश्नों का उत्तर करना है, और ऐसे में एक एक करके अगर कहीं सिलेक्ट करके आपने उत्तर लिख दिया तो आपके प्रश्न भी खराब हो जाएंगे और आपको अंक भी उसका पूरा नहीं मिलेगा। इसीलिए कोशिश करना कि जिस भी सवाल का उत्तर लिखें उसका दोनों उत्तर आप देख लीजिए कि पहले हम अच्छे से जान रहे हैं या नहीं जान रहे हैं। जब आप उसके दोनों प्रश्नों का उत्तर अच्छे से जान रहे हैं तभी आप जा करके एक बार तो पहली बार क्या करिए कि पूरे प्रश्न को आप अच्छे से पढ़ जाइए। उससे क्या होगा कि आगे आपको पता चल जाएगा कि नहीं, आगे वाले जो प्रश्न है वो थोड़ा इजी लेवल का है, तो वहां से हम वो ग्रुप से हम ज्यादा अच्छे से कर सकते हैं। जैसे कि एक ए ग्रुप है और दूसरा है बी ग्रुप, तो पहला सवाल और 5वां सवाल ये दोनों तो कंपलसरी है, ये तो आपको लिखना ही है। 7 में से 5-5 सवाल तो आपको यहां लिखना ही है। अब मान के चलिए कि यहां से बच जाता है 2, 3, 4 और यहां से बच जाता है 6, 7 और 8। 3 सवाल यहां से है और 3 सवाल यहां से है, 6 सवाल है टोटल, और इसमें से लिखना आपको 4 सवाल है। 6 में से 4 सवाल लिखना है, लेकिन शर्त है किसी भी ग्रुप से कम 1 सवाल होना चाहिए। या तो आप दूसरा बना लीजिए, या तो तीसरा बना लीजिए, या चौथा बना लीजिए। 1 सवाल यहां से बना लीजिए, 3 सवाल यहां से इजी है तो यहां से तीनों सवाल बना लीजिए। 4 कुल मिलाकर के होने चाहिए। या तो आप इससे 1 बना लीजिए और इससे 3 बना लीजिए, या तो फिर इससे 2 बना लीजिए और इससे आप 2 बना लीजिए, या तो फिर ये ग्रुप से 3 बना लीजिए और ये ग्रुप से केवल 1 बनाइए। तो ये आपके ऊपर में निर्भर करता है कि आप कैसे उन ग्रुप्स को आप तैयार किए हुए हैं, ये आपके ऊपर में निर्भर करता है। तो ये आपको सबसे पहले चीजों को समझना होगा उत्तर लिखने के पहले, तभी आप आगे चल करके फंसेंगे नहीं तो ऐसा होगा कि एक उत्तर लिख लिया, दूसरा उत्तर लिखते लिखते आप गड़बड़ा गए, बीच में कहीं उलझ गए।
फिर दूसरा का उत्तर लिखना स्टार्ट किए, एक तो लिख लिए, आधा लिख लिए, उसके बाद आधी उत्तर लिखने के बाद में पता चला कि आगे हम लिखा ही नहीं रहा है हमसे। तो ये सब पहले आपको प्लानिंग करना होगा कि कैसे हमको अटेम्प्ट करने हैं। हालांकि सवाल को देख करके काफ़ी कुछ निर्भर करता है, लेकिन अगर आप अच्छे तरीके से तैयारी करके यहाँ से प्री प्लान करके जाते हैं तो वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ेगा। अब हम लोग आते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल जो पूछा गया है, लोकगीत संस्कृति के वाहक है, खोठा लोकगीते लेतारे फरीज करा। कहते हैं कि लोकगीत जो वो संस्कृति का वाहक है, खोठा लोकगीत से संबंधित मतलब इसके आधार पे जो वो स्पष्ट करने के लिए यहाँ पे बात किया गया है। तो सबसे पहले तो आपको ये बताना पड़ेगा कि लोकगीत है क्या और कैसे ये संस्कृति का वाहक है, और लोकगीतों में कैसे हम अपनी संस्कृति की झलक जो वो देखते हैं। तो ये सारी बातें जो वो यहाँ पे स्पष्ट करने होंगे। ये 10 नंबर का सवाल है, तो थोड़ा सा उत्तर भी आपको थोड़ा सा उत्तर लंबा लिखना होगा। 7 अंकों का सवाल जो था वो थोड़ा आप छोटा कर सकते हैं, उसको संक्षिप्त में लिख सकते हैं, लेकिन 10 अंकों का सवाल है तो इसे थोड़ा सा आपको अच्छे से डिटेल में आपको करना होगा उत्तर। फिर अगला सवाल है कि खोठाक क्षेत्रीय रूप के लिखे परनदिया खोठाक विशेषता बतावा। अब यहाँ पे क्या है कि खोठा क्षेत्रीय विभाजन जो किया गया वो 6 है। 6 में से क्या है कि बार बार जो वो कुछ ना कुछ फेरबदल करके पूछ लिया जाता है। कभी यहाँ पे गोलवारी खोठा के बारे में पूछ लिया जाता है ना, यहाँ पे अलग अलग जो वो बदल बदल करके पूछा जाता है। जैसे कि पिछले बार सवाल भी पूछा गया था परनदिया खोठा की विशेषता बतावा, कि परनदिया खोठा की विशेषता बतावा। फिर सवाल रिपीट किया है, लेकिन हो सकता है कि अगला बार आपको ये ना पूछ करके पूछ दे कि गोलवारी खोठा की विशेषता बतावा, या तो खोठा क्षेत्रीय रूप के लिखे गोलवारी खोठा की विशेषता बतावा, या हो सकता है कि संथाल परगनिया के बारे में बोल दिया जाए, या तो सिखरिया खोठा के बारे में लिखने के लिए बोला जाए, तो अलग अलग रामगढ़िया लिखने के लिए बोल दिया जाए। तो ये 6 क्षेत्रीय विभाजन है, इनमें से कोई भी एक का उत्तर आपको लिखने के लिए देता है। हो सकता है कि ये सवाल आपको 7 नंबर में भी पूछ ले, या तो फिर हो सकता है कि 10 अंकों का भी सवाल पूछ ले। ये निर्भर करता है एग्जामिनर पर कि वो कैसे सवाल जो वो तैयार करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन सेटर पे कैसा क्वेश्चन सेट किया जाता है, ये निर्भर करता है उन्हीं के ऊपर में। अगले सवाल पे देखते हैं कि खोठक प्राचीन काले काव्य प्रवृत्ति पर एक नोट लिखा। अब देखिए यहाँ पे काल विभाजन की जब बात करते हैं तो यहाँ पे सवाल में थोड़ा फेरबदल किया जाता है। कभी प्राचीन काल के बारे में पूछता है, कभी मध्यकाल के बारे में पूछता है, और कभी आधुनिक काल के बारे में पूछता है। तो यहाँ पे अगर आपने तीनों को कंप्लीट कर लिया है ना, यहाँ से 3 बनते हैं, प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक। ये तीनों में से कोई एक सवाल आपसे जो वो पूछा जाता है। अगला है खोठा बिहा गीत में बेटी विदाई गीत पत्थर हृदय के पिघलावे क्षमता राखे पड़तर देखे बखान कर। अब यहाँ पे क्या है कि खोठा बिहा गीत जो वो बेटी विदाई गीत जो होते हैं वो माना जाता है कि जो पत्थर हृदय यानी कह सकते हैं कि कठोर से कठोर व्यक्ति को भी पिघलाने की क्षमता जो वो ये गीत रखती है। कुछ गीतों का उदाहरण यहाँ पे आपको देना होगा विदाई गीत में। जैसे कि एक गीत था कि बोनमा ही फूला है धोवैया फूलवा, है ना, कि बोनमा ही फूला ले धोवैया फूलवा बोनावा इंजोरा भेले हो मैया के कोखिया से बेटिया जन्म ले ले घरवा इंजोरा भेले हो। कि जब बेटी का जन्म होता है ठीक उसी प्रकार से उजाला हो जाता है जिस प्रकार से धोवैया फूल के खिलने से पूरा जंगल जो वो उजाला हो जाता है, ठीक उसी प्रकार से एक बेटी का जन्म होने के बाद में पूरा कह सकते हैं कि जंगल उजाला जिस तरह से हो जाता है धोवैया फूल के खिलने से, ठीक उसी प्रकार से बेटी के जन्म से पूरा घर का आंगन जो वो पूरा उजाला हो जाता है, प्रकाशमय हो जाता है। ठीक उसी प्रकार से आगे गीत है कि जेठा में झरो है धोवैया फूलवा बोना वाही झांझर भेले हो बेटी चलल ससुरारी घरवा अंधारा भेले हो। कि देखिए जैसे जब जेठ महीना आने लगता है, ठीक है, तो पूरा धोवैया फूल जो होता है वो झर करके पूरा जंगल जो वो झांझर हो जाता है। और जैसे झांझर हो जाता है ठीक उसी प्रकार से कहता है कि जब धोवैया फूल खिला था तो जंगल पूरा क्या हुआ था, उसका रौनक पूरा बढ़ गया था। लेकिन जैसे जेठ का महीना आया धोवैया फूल झर गया तो पूरा जंगल का जो रौनक है वो खत्म हो गया।
ठीक उसी प्रकार से कहते हैं कि जब बेटी का जन्म होता है घर पे तो पूरा घर आंगन जो वो लहलहा उठता है, पूरा घर का रौनक जो वो बढ़ जाता है। लेकिन जैसे बेटी का विदाई होने लगता है पूरा घर ऐसा लगता है कि जैसे अंधेरा हो जाता है। तो यहां पे क्या है कि कुछ आपको गीत भी लिखने होंगे। जब आप गीतों को लिखिएगा, क्योंकि यहां पे स्पष्ट लिख दिया है कि पड़तर दे के बखान करा। और भी बहुत सारे गीत हैं कि बेटी बेटी भैया के गलवा सपना होतोगे, बेटी सासू के गलवाया पना होतोगे, बेटी माई के गलवा सपना होतोगे, बेटी सासू के गलवाया पना होतोगे। कि अब तुम्हारे जो यहाँ पे भाई हैं वो अब सपने के जैसे होंगे, माँ जो वो सपने के जैसे होंगे। अब तुम्हारे अपने कौन होंगे? ससुराल वाले, तो वो तुम्हारी सास होंगी, ससुर होंगे, देवर होंगे, भैंसुर होंगे, गोतनी होंगी। तो ये सब जो वो ननद होंगी वो सब जो वो तुम्हारे अपने हो जाएंगे अब। और यहाँ वाले जो है नहर वाले तुम्हारे जो अपने थे वो अब सपने के जैसे हो जाएंगे। तो यहाँ पे कुछ क्या है कि आपको उदाहरण यहाँ पे कोट करना होगा और उदाहरण को आपको यहाँ पे लिखना होगा। उससे क्या होगा कि आपका उत्तर लेखन जो होगा और भी अच्छा होगा। जब हम यहाँ पे उत्तर लेखन करवाएंगे तो उस समय हम गीतों को यहाँ पे शामिल करेंगे, जो अच्छे अच्छे गीत होते हैं उसको हम लोग शामिल भी करेंगे। अब हम लोग आते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल है कि उपन्यास के माने बता के कोनो एक खोटा उपन्यास के जैर भाव बतावा। सबसे पहले तो ये बताना होगा कि उपन्यास होता क्या है, ये बताना है। और खोटा का कोई एक कोशिश करिएगा कि जो प्रचलित उपन्यास है ना उसी को शामिल किया जाए। तो उस उपन्यास के बारे में थोड़ा सा उसके बारे में स्पष्ट कर देना है ना, उसके बारे में डिटेल में थोड़ा बता देना है कि उसके लेखक कौन है, उसमें क्या क्या वर्णित किया गया है, उसके बारे में आपको डिटेल में बताना है। खोटा शिष्ट कहानी के विकास यात्रा के बारे में बतावा। खोटा शिष्ट कहानी के विकास यात्रा के बारे में आपको बताना है। तो सबसे पहले तो ये बताना होगा कि खोटा शिष्ट साहित्य या खोटा शिष्ट कहानी की शुरुआत कब होती है। खोटा शिष्ट साहित्य के जनक जो वो पाणुरी जी को माना जाता है। तो यहाँ पे कुछ बातें जो वो लिखने होंगे और इसके बारे में पूरी यात्रा कि कैसे ये विकास क्रम पूरा शुरुआत से अभी तक जो विकास क्रम रहा है उसके बारे में थोड़ा सा आपको लिखना होगा। यहाँ पे आगे बात करते हैं। अब हम लोग आते हैं अगले सवाल पे। अगला सेक्शन जो आपका है वो है सेक्शन बी में फिर आपको 5वां सवाल है, ये कंपलसरी होता है। यहां से 7 सवाल में से 5 सवालों का उत्तर आपको लिखना होगा। खोटा शिष्ट साहित्यिक विकास में श्रीनिवास पाणुरी जी के योगदान के खाटे खूंटे बतावा। कि खोटा शिष्ट साहित्य के विकास में पाणुरी जी के योगदान के बारे में आपको बताना है। अब देखिए 2 सवाल एक जैसा हो गया। अगर कहीं थोड़ा सा आप अच्छे से तैयारी करके जाते तो देखिए शिष्ट कहानी का विकास पूछा गया है और फिर अगला जो दिया है कि खोटा शिष्ट साहित्यिक विकास में पाणुरी जी के योगदान को यहाँ पे खाटे खूंटे मतलब संक्षिप्त में वर्णन करने के लिए दिया है, क्योंकि ये सवाल जो वो 7 नंबर का है। फिर अगला सवाल है कि खोटा भाषा साहित्यिक आंदोलन में ए.के. झा जी के योगदान के बखान करा। कि खोटा भाषा साहित्य के आंदोलन में ए.के. झा जी का क्या योगदान रहा है, ये आपको यहाँ पे स्पष्ट करने के लिए दिया है। खोटा शब्दचित्र के माने बता के ओकर पड़तर दे। मान के चलिए कि खोटा शब्दचित्र क्या है इसके बारे में आपको बताना है। और सबसे अच्छा शब्दचित्र का अगर कहीं आपको उदाहरण देना हो तो आप इसको मान सकते हैं पूटी और पालू। पूटी और पालू, ऐसे और भी कई सारे हैं, है ना। लेकिन पूटी और पालू जो ए.के. झा जी की ये शब्दचित्र है, ये वास्तविक में अगर देखा जाए तो एक शब्दचित्र के रूप में माना जाता है, पूटी और पालू। इसके अलावा और भी है, रैस्का है, ठीक है, और बी.एन. ओदार जी के एक दो ठो शब्दचित्र है। और भी कुछ शब्दचित्रों को यहाँ पे आप शामिल कर सकते हैं, है ना। कुछ उदाहरण दे देना है। और पूटी और पालू जो वो सबसे ज्यादा आप याद रख सकते हैं, जो कि ए.के. झा जी की रचना है ना। यह एक शब्दचित्र है पूटी और पालू, ठीक है। ये 2 पति पत्नी की पूरी कहानी आपने यहाँ पे पढ़ा होगा। हो सकता है कि अगर आपने पढ़ा होगा इसको तो आपने अच्छे से पढ़ा होगा। आगे बात करते हैं। अब हम लोग बात करते हैं अगले सवाल पे। आधुनिक खोटा साहित्य में कोनो एक साहित्यकार के जीवन परिचय ओकर कृति पर नोट लिखा। आधुनिक खोटा साहित्य के कोनो एक साहित्यकार बोलेंगे। अब ये कैसे हमें पता चलेगा, तो ये पहले आपको जब हम लोग कालखंड बताएंगे, जब वर्गीकरण बताएंगे, है ना, आधुनिक खोटा साहित्य का कालखंड, प्राचीन कालीन साहित्य का कालखंड और उसके बाद में फिर मध्यकालीन में, तो उस समय बताएंगे कि प्राचीन काल में कौन कौन से खोटा लेखक आए हैं, कौन कौन से खोटा साहित्यकार हैं। मध्यकालीन समय पे जब काल विभाजन हुआ है तो वहां पे कौन कौन से खोटा साहित्यकारों ने अपना अपना योगदान दिया है।
कौन कौन सी उनकी रचनाएं प्रकाशित हुई हैं। फिर आधुनिक काल में जब आएंगे तो वहां पे भी हम लोग देखेंगे कि आधुनिक काल में कौन कौन से खोटा साहित्यकार आते हैं, उनकी कौन कौन सी रचनाएं जो प्रकाशित होती है, और खोटा विकास क्रम को पूरा हम लोग समझेंगे कि कैसे खोटा भाषा साहित्य का विकास। जब भी हम लोग बात करते हैं खोटा विकास की, मतलब खोटा भाषा साहित्य के विकास की बात हम लोग कर रहे हैं, तो वहां पे उसका पूरा कालक्रम को हम लोग समझेंगे कि कैसे कैसे इस भाषा का विकास में इन खोटा साहित्यकारों का, इन विद्वानों का या कुछ अन्य विद्वानों का भी, जरूरी नहीं कि वो खोटा विद्वान ही हो, वो हिंदी के भी विद्वान हैं और अन्य भाषाओं के भी विद्वान हैं, उनका भी अपना अपना योगदान रहा है इस भाषा को आगे ले जाने में। ठीक है, आगे बात करते हैं अगले सवाल पे। अगला है खोटा मुहावरा और लोकोक्ति के की कहल जाए। 5 गो मुहावरा और लोकोक्ति के पढ़ते दे। तो यहाँ पे आपको बता देना है कि मुहावरा को आहना कहते हैं, पढ़तेर किसे कहते हैं, लोकबायन किसे कहते हैं, जन कहानी किसे कहते हैं, सुन कहानी किसे कहते हैं, हियाली किसे कहते हैं, फांकी किसे कहते हैं। हालांकि यहाँ पे पूछा गया मुहावरा और लोकोक्ति, तो बहुत बार ऐसा है कि जरूरत से ज़्यादा चीज़ों को भी शामिल नहीं करना है, जो पूछा जाए वही बताइएगा। कई बार डॉक्टर जब आपके पास में बैठे होते हैं तो आपको वही पूछते हैं कि जो वही बताइएगा जो आपके साथ में दिक्कत है। ऐसा नहीं बताइएगा कि भविष्य में ये भी हो सकता है कि दिक्कत हो सकता है, तो भविष्य का वहाँ पे या तो फिर कुछ एक्स्ट्रा चीज़ नहीं बताना होता है, जो आपको दिक्कत है वही चीज़ बताइए। तो ठीक उसी प्रकार से जब आप मेंस के एग्जाम लिख रहे हैं तो कोशिश किया जाना चाहिए कि जो आपसे पूछा गया है विषय से विषयांतर आपका उत्तर लेखन नहीं होना चाहिए, यानी जो पूछा जा रहा है उसी को आपको लिखना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे मुहावरा को खोटा में क्या कहते हैं, तो मुहावरा को आहना कहते हैं, और भी कई नामों से जाना जाता है, तो वो सब यहाँ पे लिख देना है। लोकोक्ति को खोटा में क्या कहते हैं ये बता देना है, और 5 मुहावरा और लोकोक्ति का उदाहरण आपको दे करके समझा देना है। बस यहाँ से 7 नंबर का सवाल है, आसानी से आप यहाँ से कोई नंबर कटने के कोई चांसेस नहीं है, क्योंकि मुहावरा को खोटा में क्या कहते हैं ये आपने लिख दिया, लोकोक्ति को खोटा में क्या कहा जाता है ये आपने लिख दिया। 5 मुहावरा पूछा है, 5 लोकोक्ति पूछा है ना, 5 मुहावरा और 5 लोकोक्ति, ये आपने अगर लिख दिया तो यहाँ पे नंबर कटने के कोई चांसेस ही नहीं है। तो ये पूरे अंक आपको दिला सकते हैं। जो लॉन्ग आंसर होगा वो हो सकता है कि आपका नंबर कटेगा, लेकिन ये शॉर्ट आंसर जो है वो ये पूरे के पूरे अंक आपको दिला सकता है अगर आप अच्छे से उत्तर उसका लिख देते हैं तो। आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग बात करते हैं अगले सवाल की। शिवनाथ परमानी के परिचय खोटा साहित्यकार के रूप में खाटे खोटे दे। शिवनाथ परमानी का परिचय खोटा साहित्यकार के रूप में एक संक्षिप्त परिचय यहां से पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले तो आपको बताना होगा इनके बारे में कि शिवनाथ परमानी जी का जन्म कहाँ पे होता है, तो बैदमारा बोकारो में जन्म होता है। माता का नाम तिनकी देवी, पिता का नाम मुरलीधर परमानी। कब जन्म होता है, जनवरी 1950 में जन्म होता है। कैसे, किस प्रकार के, किस शैली के ये रचनाकार हैं, किस परिवार से ये निकल करके आते हैं, कहाँ पे ये नौकरी करते हैं, कुछ कुछ बातें जो वो इनसे जुड़े हुए, और इनकी कैसी कैसी रचनाएं छपी हुई है, इनकी रचनाएं किस प्रकार से इस भाषा को आगे ले जाने में सहयोग किया है। तो ये कुछ बातें जो वो आपको यहाँ पे संक्षिप्त में, नहीं होता है कि गागर में सागर भर देना, मतलब कम बातों में आपको बहुत कुछ लिख देना होगा, तभी आपका उत्तर जो वो परफेक्ट माना जाएगा। ऐसा नहीं कि आप पूरे डिटेल में लिखे जा रहे हैं, कि ऐसा उतना डिटेल में भी नहीं जाना है, थोड़ा सा आपको शॉर्ट में संक्षेपण करना होगा अपने उत्तर को। संक्षिप्त में लिखें लेकिन सटीक लिखें और काम की चीज़ें लिखें, जिसमें से ज़्यादा आपके डाटा उसमें से आ जाए। ऐसा नहीं कि अपना लैंग्वेज वहाँ पे बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, कोशिश करना है कि जो डाटा ज़्यादा से ज़्यादा उस आंसर में है ना, ज़्यादा से ज़्यादा हम डाटा डाल सके, ताकि क्या होगा कि आपका उत्तर जो वो एक अच्छा माना जा सकता है और वहां से आपके अंक भी अच्छे से आएंगे। अगला सवाल कि उपसर्ग और प्रत्यय के माने बता के दुइयों में की अंतर है, पढ़ते दे के बतावा। कि पहला उपसर्ग क्या है वो बताना है, प्रत्यय क्या है ये बताना है। एकदम एक एक लाइन में बता सकते हैं कि शब्द के आगे आगे लगता है उसको उपसर्ग कहते हैं, शब्द के पीछे जुड़ता है वो, हालांकि शब्द के आगे जुड़ करके और उसका अर्थ बदल दे तो उसको उपसर्ग कहते हैं। प्रत्यय क्या है कि शब्द के अंत में जुड़ करके है ना उसका अर्थ को बदलता हो तो वो प्रत्यय कहलाता है। फिर उपसर्ग और प्रत्यय में दोनों में अंतर क्या है, कुछ उपसर्ग और कुछ प्रत्यय के उदाहरण आपको देने होंगे। तो वहां से क्या कि ये सारी चीजें अब लिख देंगे तो वहां से आपका ये कह सकते हैं कि उत्तर जो वो पूर्ण रूप से माना जाएगा। और सवाल यहां पे फिर 7 है, 7 में से कोई भी 5 सवाल आप यहां से लिख देना है। आपको 2 सवाल छोड़ देना है, 5 सवालों का उत्तर यहां पे आपको लिख देना है। अब हम लोग आते हैं छठे सवाल पे। छठा सवाल जो दे रखा है
वो क्या है, हेठे दियल कोनो ई विषय पर छोट खाट निबंध लिखा। क्या है कि यहाँ पे 2 निबंध आपको लिखना होता है, 4 निबंध दे रखा है, 4 में से कोई 2 निबंध आपको यहाँ से लिखना है। अब ये निर्भर करता है कि आप कौन से निबंध को अच्छे से लिख सकते हैं। जैसे कि 7वीं जेपीएससी में जो पूछा गया निबंध है वो पूछा है करम परब, जबकि 6ठी जेपीएससी में पूछा गया था सोहराय परब। देखिए एक जैसा कहीं ना कहीं आपको ये समझना होगा, ट्रेंड समझना होगा कि 6ठी जेपीएससी में सोहराय पूछा है, 7वीं जेपीएससी में करम परब पूछा है। अगला जो है वो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये 7वीं जेपीएससी का सवाल है। 6ठी जेपीएससी में पूछा गया था वो था स्वच्छ भारत अभियान। ठीक है, एक है बोनेक महात्म, पिछला एक और सवाल पूछा गया था पर्यावरण समस्या अर्थकर समाधान। यहां पे झारखंड में भाषा आंदोलन, पिछला भी पूछा गया था झारखंड में भाषा आंदोलन। तो पिछले 6ठी जेपीएससी में भी झारखंड में भाषा आंदोलन सवाल पूछा गया था और 7वीं में भी ये पूछा गया, ये रिपीट सवाल है। तो अगर कहीं आप सेलेक्टेड, अगर कहीं 10 टॉपिक का निबंध अगर आप लिख करके तैयारी करके जाते हैं, है ना, 10 टॉपिक पे भी अगर निबंध लिख करके जाते हैं तो उसमें से 2 निबंध आप बहुत अच्छे से लिख पाइएगा और एकदम वही आपको देखने को मिल जाएगा। तो अगर देखा जाए तो 10 निबंध अगर आप रेडी करके जाते हैं तो वहां से 2 निबंध आप आसानी से लिख करके आ जाएंगे। ये 10 निबंध तो बहुत ज्यादा है, समझिए कि अगर आप 7-8 निबंध की भी तैयारी अगर आप करके जाते हैं तो वहां से आप जो वो आराम से 2 निबंध आप लिख करके आ जाइएगा। चलिए अब हम लोग आगे बात करते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल है कि हेठे दियल गद्य उचित शीर्षक देके खाट खूंट मतलब संक्षेपण करा। अब यहां पे क्या है कि ये लिखा हुआ है, ये पैराग्राफ पूरा दे रखा है, इसको क्या करना है कि आपको संक्षेपण करना है। संक्षेपण क्या होता है इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, उसके बाद में वहां पे पूरा डिटेल में हम लोग सीखेंगे। तो इसको क्या है कि संक्षिप्त में एक तो पहले आपको इसका शीर्षक देना होगा कि ये पूरे, जब आप पूरे को इसको पढ़ जाइएगा तो इसका एक कोई शीर्षक होना चाहिए कि आखिर में इसका शीर्षक क्या लिखेंगे, तो वो आपको बताना होगा। उसके बाद में इसका संक्षेपण मतलब कम शब्दों में इसको अगर लिखना होगा, यही चीजों को कि आपको कम शब्दों में लिखना हो तो कैसे लिखेगा। तो ये काम आपको यहां पे करना होता है। ये भी जो वो 10 अंकों का प्रश्न होता है ना, यहां पे भी आपको दिख रहा होगा ये 10 अंकों का है। फिर उसके बाद ख में दे रखा है खोठा उल्था, उल्था मतलब होता है अनुवाद, तो खोठा में इसको अनुवाद करना है। तो देखिए 10 नंबर का ये है, 10 नंबर का ये है, दोनों लिखिएगा तभी ये सवाल पूरा माना जाएगा 7वां सवाल। इसलिए दोनों आपको देख लीजिएगा कि क और ख दोनों हमको आ रहा है कि नहीं आ रहा है, दोनों का उत्तर हम सही से लिख पाएंगे या नहीं लिख पाएंगे। यहां पे आपके कहीं ना कहीं नंबर कटने के चांसेस होते हैं, ये हम स्पष्ट आपको बता देते हैं। यहां पे आपका नंबर कट सकता है। क्यों कट सकता है? क्योंकि हो सकता है कि आप उसका उचित शीर्षक उतने अच्छे से ना सोच पाए, हो सकता है कि उसका संक्षेपण आप उतने अच्छे से नहीं कर पाए। लेकिन पीछे का जो सेक्शन वाला था ना, खंड ए का जो सवाल था, वहां पे आप ज्यादा अच्छे से उत्तर उसका लिख सकते हैं अगर आप अच्छे से तैयारी करके रखेंगे तो वहां पे बहुत कम चांसेस होता है कि वहां पे आपके नंबर कटेंगे। हालांकि यहां से भी आप अच्छा कह सकते हैं कि नंबर उठा सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं उठा सकते। अगर आपने अच्छे से प्रैक्टिस किया तो यहां से भी आप अच्छे अंक उठा सकते हैं, क्योंकि बस इसी को आपको संक्षिप्त में आपको लिखना है। और एक यहाँ पे जो भी जिसके बारे में बोला गया है, मान के चलिए कि ये पूरा पैराग्राफ अगर कहीं झारखंड भाषा आंदोलन पे लिखा हुआ है तो आप वहाँ पे ऊपर में उसका शीर्षक जो भी होगा भाषा आंदोलन से संबंधित उसके बारे में लिख दीजिए। या मान के चलिए कि पूरा ये जो दे रखा है यहाँ पे स्वच्छ भारत अभियान का जिक्र किया है, तो स्वच्छ भारत अभियान का एक आपको शीर्षक पहले ढूंढना होगा कि इसका सही शीर्षक क्या होता। अगर हम अपना लिखते तो इसका शीर्षक हम क्या देते, या जो हम नहीं कम से कम देखा जाए तो सही क्या होगा। केवल अपने तरफ से ही नहीं सोचना है, दोनों तरफ से सोचना है। तो यहाँ पे ये चीज आपको लिखनी है। फिर उसके बाद में यहाँ पे अनुवाद करना है खोठा में, जो हिंदी दे रखा है बस इसको लाइन बाय लाइन आपको हिंदी से खोठा में अनुवाद कर देना है। इसमें तो कहीं कुछ नहीं करना है, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। तो ये तो आप आसानी से अनुवाद कर लेंगे। आखिरी सवाल इसका जो पूछा जाता है वो 8वां सवाल यहाँ पे है। एक अनुच्छेद दिया जाता है और यहां से दिया है कि 3 सवाल एक जवाब दे, पढ़ करके और 3 सवाल का जवाब आपको यहां पे लिखना होता है। और ख में फिर एक दे रखा है दूसरा सवाल, ये भी 10 नंबर का 3 सवाल है। देखिए अब यहां पे पूरा नाम दिया हुआ है, पूरा लिखा हुआ है सब कुछ, यहीं से 3 सवाल बना दिया और 3 सवाल का उत्तर आपको यहां पे लिखने के लिए दे दिया।
जब आप इसको पढ़ेंगे तो यहीं से ये उत्तर आपका निकल करके आ जाएगा, तो इसके लिए अलग से आपको सोचने की आवश्यकता नहीं है। और इसका ख में दे रखा है खोठाएं यात्रा वृतांत के भरल जुगाड़ है, पढ़तर दे के बतावा। अब खोठा यात्रा वृतांत के बारे में आपको बताना है। हो सकता है कि यात्रा वृतांत ना पूछ करके अगला बार जो वो, जैसे कि यहाँ पे छठी जेपीएससी में पूछा गया था, खोठा संस्कार गीत एक लेता है, जन्म संस्कार के गीत लिख के भाव फरीज करा। तो खोठा संस्कार गीत में आपको पता ही है कि जन्म संस्कार, छठियारी, सहियारी, इसके अलावे आपका आता है विवाह गीत आता है। तो वहां पे क्या था कि कोई एक गीत के बारे में वहां पे उदाहरण दे करके आपको लिखने के लिए देता है। यहां पे पूछा यात्रा वृतांत के बारे में, तो खोठा का पहला यात्रा वृतांत आप चाहें तो लिख सकते हैं, या तो जो कुछ पॉपुलर जो यात्रा वृतांत हैं उनके बारे में आप लिख सकते हैं, जैसे कि दार्जिलिंग और गंगटोक एक यात्रा आप उसको लिख सकते हैं, या तो और भी कुछ प्रमुख जो चर्चित यात्रा वृतांत है उनके बारे में आप वहां पे जिक्र कर दीजिएगा। ठीक है, तो यहां से आप इसका उत्तर जो वो लिख सकते हैं। भरल जुगाड़ मतलब बहुत सारे यात्रा वृतांत खोठा में देखे जाते हैं, तो सभी यात्रा वृतांत के बारे में तो नहीं अगर याद है तो कम से कम कुछ 2-4 जो पॉपुलर यात्रा वृतांत है, जो चर्चित यात्रा वृतांत है, उनके बारे में आप यहां पे लिख सकते थे। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन का ट्रेंड आपको पता चल गया होगा कि कैसे कैसे सवाल जो वो पूछे जाते हैं। तो यहां से क्या होगा कि आगे आपको समझने में आसानी होगी, और ये सेक्शन वाइज ही आपको तैयारी करना होगा, तभी आप अच्छे से आपको कहीं ना कहीं ये तैयारी और भी मजबूत बनाएगा। आपको पूरे सेक्शन, इसका सिलेबस जो वो अपने पास में हमेशा रखिए, और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को आप जेरोक्स करवा लीजिए और अपने साथ में हमेशा रखिए। उससे क्या होगा कि सिलेबस को आप बार बार देखिएगा और प्रश्नों को देखिएगा, सिलेबस को देखिएगा, प्रश्नों को देखिएगा, फिर वहां से आप डाटा जो वो अपना तैयार करिएगा। क्योंकि हम मदद उतना ही करेंगे कि हम आपको डाटा दे देंगे, लेकिन बाकी के सारे काम जो वो आपको खुद करना होगा, क्योंकि ये मेंस का एग्जाम है, लिखना आपको खुद है, इसीलिए मेन तैयारी जो होगा वो आपका होगा, और जो मेन मेहनत होगा वो आपका होगा। बस हम डाटा आप तक उपलब्ध करवा देंगे, बाकी की चीजें हम अपने हिसाब से जितना तक होगा हम आपको मदद कर सकते हैं, बाकी के सारे मेहनत आपका होगा। इसीलिए आप भरपूर मेहनत करिए, तैयारी करिए अच्छे से। विश्वास रखिए कि इससे ज्यादा अंक आपको कोई दूसरा पेपर नहीं दिला सकता है। अच्छे अंक आएंगे और आपको सिलेक्शन में ये कह सकते हैं कि एक बड़ी भूमिका जो वो इस भाषा की रहती है, इस पेपर की रहती है। इसीलिए इस पेपर को आप अच्छे से तैयारी कर लीजिए, बहुत अच्छा अंक आपको दिला सकता है ये पेपर। और बस कुछ ही दिनों में जल्द ही हम लोग पूरे सिलसिलेवार तरीके से, जैसे आपका सिलेबस दे रखा है उसी के हिसाब से हम लोग एक एक करके टॉपिक वाइज चलेंगे, और कोशिश करेंगे कि जैसे जैसे टॉपिक को हम कंप्लीट करते जाएं उसका उत्तर लेखन का भी हम लोग अभ्यास करते चलेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।